हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था, हमने बात की थी लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कि जब किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मटेरियल को फील्ड में रख देते हैं तो कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसमें से पास होती हैं, और जितनी लाइंस उसमें से एक स्पेसिफाइड एरिया में से पास होती हैं तो हमने उसके लिए एक नया पैरामीटर, एक नई फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने आई थी और उसका नाम रखा था हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट लास्ट हमने ये भी देखा था, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। Yes, recapitulate the previous knowledge. We have electric flux and it is denoted by phi. Yes. And phi is equal to E dot A. Yes, यहाँ भी ये भी पता चला था कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन होती है। हमने ऐसा एक सरफेस लिया था, यदि हमारे पास ये एक सरफेस है तो इसका एरिया तो इतना है। यस, ये उसका ए है एंड डायरेक्शन ऑफ ए इज द नॉर्मल टू द सरफेस। डायरेक्शन ऑफ ए एंड ए बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। एंड ये डॉट प्रोडक्ट हमने ओपन किया था और ये हुआ था हमारा ई ए क्रॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। हमने ये एक, हमारे पास जो ये फॉर्मूला आया था फ्लक्स का, ये प्लेन सरफेस या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आया था। यदि हमारे पास जो सरफेस था वो एक क्लॉज सरफेस हो तो हम इसमें अपने सरफेस को, ये हमारा नॉन प्लेनर सरफेस है या कोई क्लॉज सरफेस हो, तो हम क्या करते हैं इसका, यदि इसका फाई हमें निकालना है तो हमारे पास हमने एक मेथड अडॉप्ट किया था। उस अडॉप्ट में हमने यहाँ एक एरिया एलिमेंट माना था और उस एरिया एलिमेंट का नाम था ds। यस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मान लो इस साइड है E, और यहाँ इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे है। देखिए इसका जो एरिया है वो ds है और डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर हेयर ए बना देता हूँ, एरिया वेक्टर इज हेयर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। और तब हमारे पास आया था E डॉट ds क्रॉस ऑफ थीटा, ये हमारा पहले एरिया एलिमेंट के लिए आया था। और फिर हमने उसको क्लोज इंटीग्रल किया था कि सारे एरिया, जितने भी छोटे छोटे एरिया एलिमेंट बनेंगे उन सबको, इस क्लोज सरफेस में जितने एरिया एलिमेंट बनेंगे उन सबको हमने जोड़ देना है। एरिया, पहले एरिया एलिमेंट की वजह से जितना फ्लक्स आया दैट इज़ phi 1, फिर दूसरे की वजह से जितना आया, ये हमारा, यदि हम इसको मान लें कि ये हमारा पहले एरिया एलिमेंट की वजह से फ्लक्स है तो इसका नाम रख दिया हमने phi 1, फिर ऐसे ही आएगा phi 2, फिर ऐसे ही आएगा phi 3, यहाँ हम दूसरा ले लेते हैं। ऐसे लार्ज नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट आर इंक्लूडिंग इन दिस सरफेस, इस पूरे क्लॉज सरफेस में जितने, और लास्ट में जो हमारा phi नेट आएगा वो आएगा कि उन सब को जोड़ देना है, या फिर हमने उन सब को जोड़ देना है, और या फिर हमने क्लोज इंटीग्रल कर देना है E डॉट ds का। क्लोज इंटीग्रल का मतलब ये है कि इस क्लॉज सरफेस में जितने भी एरिया एलिमेंट हैं उन सब का E डॉट ds को हमने जोड़ दिया है। ये हमारा एक डायरेक्ट मैथमेटिकल मेथड है अपनी रिजल्ट तक पहुंचने का। हमारी बात, जो चीज़ें हैं, जो हमारी एक्सप्लेनेशंस हैं वो, या हमारी जो कैलकुलेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाती हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से। तो अब तक की नॉलेज में हमने ये सीखा कि हमारे पास जो फ्लक्स होता है वह एक स्केलर क्वांटिटी होता है, दैट इज इक्वल टू E A क्रॉस थीटा, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, A इज द एरिया ऑफ द सरफेस इन विच द फील्ड लाइन्स आर पासिंग, एंड व्हाट इज थीटा इज the angle between E and the area vector, and यदि यही सरफेस हमारा नॉन प्लेनर हो या क्लॉज सरफेस हो, तब हमारे पास क्लॉज सरफेस के लिए हमारे पास जो
फॉर्मूला आता है वो होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDS, इट मीन्स द फ्लक्स ऑफ related to a closed surface, related to a closed surface। किसी भी क्लॉज सरफेस से रिलेटेड जो टोटल हमारा फ्लक्स होगा वो कितना होगा, ये हमें इससे पता चला था। ये हमारे एक्सप्रेशन हमने बनाया था। किसके लिए बनाया था ये बताइए? ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बनाया। तो आज हम जो पढ़ना चाहते हैं, आज हमारे पास जो पढ़ने के लिए है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, और इस टॉपिक का नाम है गॉस थ्योरम, गॉसिज लॉ, गॉस थ्योरम, गॉसिज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस थ्योरम भी इसको बोलते हैं। और इस जो हमारी ये थ्योरम है ये हमें समझाती है कि यदि हमारे पास कोई क्लॉज सरफेस है तो बताइए उसमें कितना फ्लक्स उससे लिंक्ड कितना है, कितना फ्लक्स उससे जुड़ा हुआ है, उसमें से पास होने वाला, क्लोज सरफेस में से पास होने वाला जो हमारा फ्लक्स है वो कितना है। याद कीजिए वैसे तो वो इतना होता है E.ds क्लोज इंटीग्रल फॉर ए क्लोज्ड सरफेस, वो इतना होता है ना। हमने हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है हमें कहता है जी अलग अलग एरिया एलिमेंट्स के लिए हम निकालें और सबका क्लोज इंटीग्रल कर दें, और इस थ्योरम ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। इसने हमें बोला है कि यदि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, कोई भी क्लोज सरफेस आप ले लीजिए, ये मैंने एक स्फीयर लिया हुआ है, स्फेरिकल सेल ली हुई है, और यदि मैं इसको ले लेता हूँ स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस को, और इसमें एक चार्ज बैठा है Q, इसमें एक चार्ज बैठा है Q, तो अब व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस क्लॉज सरफेस, इस क्लॉज सरफेस से कितना जो हमारा फ्लक्स है वो टोटल कितना लिंक्ड है, इससे कितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें से पार होगा। तो अब ये देखिए ये हमारे पास जो ऑर्डिनरी मेथड है, हमारा मेथड है कि इसके एरिया एलिमेंट बना लेने हम, और उन सब पहले एरिया एलिमेंट के लिए फ्लक्स की वैल्यू निकाली जाएगी, दूसरे फ्लक्स के लिए वैल्यू निकाली जाएगी, तीसरा फिर फ्लक्स की एक वैल्यू आएगी जो तीसरे एलिमेंट के लिए होगी, फिर थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स को आपस में फिर एक क्लॉज इंटीग्रल कर देनी, तो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगी। तो गॉस लॉ हमें कहता है कि यदि हमारे पास कोई क्लॉज सरफेस है और हमें ये मालूम हो कि उस क्लॉज सरफेस में, उस क्लॉज सरफेस में जो चार्ज एनक्लोज्ड है, जो चार्ज उसके अंदर है वो हमें पता हो, तो उस फ्लक्स की वैल्यू, उससे जुड़ा हुआ जो फ्लक्स है वो हम बिल्कुल ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो हमारा होगा टोटल चार्ज इन द क्लॉज सरफेस डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट इज द, बताइए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये लॉ हमें कहता है, इट स्टेट दैट, देखिए इतने कितना बहुत सिंपल बना दिया है हमारी कैलकुलेशन को। इट स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स linked to a closed surface in vacuum is equal to 1 upon epsilon times the total charge. Yes, 1 by epsilon times the total charge enclosed in the closed surface। यदि किसी क्लोज्ड सरफेस में जितना चार्ज है उसको आप उसको सारे को जोड़ लीजिए और उसको एप्सिलॉन 0 से डिवाइड कर दीजिए, और हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका फ्लक्स कितना बना है क्लोज सरफेस का टोटल वो हमारे पास आ जाएगा, वेयर एप्सिलॉन 0 इज परमिटिविटी ऑफ
फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमारे पास फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू बता सकते हैं हम, यस इट्स वैल्यू इज एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10⁻⁻19 यस, और C माइनस कूलम nm², यस, ये हमारे पास, और इसकी वैल्यू आई है, और वैल्यू 8.85, हाँ यस यही वैल्यू बनती है, और उसका यस F इज इक्वल टू 1/4, ओ यस यस यस, ठीक है, एप्सिलॉन यहाँ आता है ना, एप्सिलॉन ये आएगा तो हाँ कूलम² ही आएगा। चलिए अब हमारे पास ये वैल्यू बनी है। अब बोलने की जो समझने की बात ये है कि अब हमारा काम बिल्कुल आसान हो गया है। कोई क्लॉज सरफेस हमारे पास ये रहा, ये क्लॉज सरफेस है, इसमें ये जितने भी चार्ज बैठे हैं इन सारों को जोड़ लिया जाएगा, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दी क्लोज सरफेस, और उस टोटल चार्ज आया हमारा Q, उसको एप्सिलॉन से डिवाइड कीजिए, हम बता सकते हैं कि फाई नेट कितना होगा। अब हमें अपना ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा कि हमने यहाँ एरिया एलिमेंट मानना है, यहाँ दूसरा एरिया एलिमेंट मानना है, यहाँ तीसरा मानना है, फिर सारों को जोड़ना है, जोड़ना नहीं है तो हमने क्लोज इंटीग्रल लेना है, नहीं, हमने बता दिया कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा, ये देखिए E डॉट डी एस टाइट क्लॉज इंटीग्रल हमारे पास, इट स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू ए क्लॉज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यस। अब ये बताइए हमें, अब इसका प्रूफ देखते हैं, चलिए इसको प्रूव करते हैं। प्रूव मीन्स क्या हुआ कि हम अपने मेथड से हम एक ना क्लॉज सरफेस लेते हैं और उस क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालते हैं अपने मेथड से, और यदि रिजल्ट आया यही, तब हम मान लेंगे कि डोसला सही है। मेरी बात समझ रहे हो? ये इसने बताया किसी क्लोज सरफेस में यदि चार्ज इतना है तो उससे फ्लक्स जितना पास होता है वो इतना होता है, इतना। अब हम अपने मेथड से, जो ऑर्डिनरी मेथड हमारा है उससे देखते हैं, यदि वो इतना ही मिलता है हमें तब हम बोल देंगे यस। चलिए अब देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। कंसीडर ए क्लोज्ड सरफेस, कंसीडर ए स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस ये लो, कंसीडर ए स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस, ये लिया हमने, इसके सेंटर पे द चार्ज Q is present at the center of the surface, yes, spherical surface, okay. R is the radius of this spherical surface, R is the radius, R is the radius. If Q is a point charge, it means, इससे अब ये बताइए, यदि किसी चार्ज से द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है हमें, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a distance r from a charge is equal to, यदि इससे r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाए तो देखिए इसकी डायरेक्शन तो ऐसी होगी, स्फेरिकल सिमेट्री होता है, यस। सेंटर से यदि चार्ज हमारे पास है और यहाँ ऐसे होता है, यहाँ ऐसे हो रहा, यहाँ ऐसे हो, ये देखिए। अब इस पॉइंट पर E की मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, ये रही, चार्ज कितना है, ये रहा, इसीलिए आउटवर्ड है, +Q चार्ज है।
तो आर दूरी पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, याद कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। यस, यही तो आया था, क्यू ओवर आर स्क्वायर, और क्यू यहाँ हमने बड़ा लिया हुआ था, ये हमारा सोर्स चार्ज था। लेकिन आज सिचुएशन में हमारा सोर्स चार्ज कितना है, +q, तो ई की वैल्यू हमारे पास आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी ई की वैल्यू है और दिस वैल्यू इज यूनिफॉर्म ओवर द होल स्फीयर। ई इज यूनिफॉर्म फॉर the whole sphere, for the whole surface, and direction क्या रहेगी, directed outward, directed outward। E कैसा है, अब ये देखिए हमारे स्फीयर के ऊपर जो स्फीयर हमने माना है क्लोज स्फीयर, ये हमने स्फेरिकल सरफेस है, इसमें चार्ज इतना है, इस चार्ज की वजह से इस स्फीयर में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा वो निकालना है हमें। द फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस, क्लॉज सरफेस है हमारा ये। अब हमने देखा इस पॉइंट पर हमारा ई की वैल्यू इतनी है, यहां हमने अब अपना ऑर्डिनरी मेथड, क्योंकि क्लॉज सरफेस है, हमने क्या किया, यहां एक एरिया एलिमेंट माना है ds, ये रहा हमारा। कंसीडर एन एरिया एलिमेंट ds, कंसीडर एन एरिया एलिमेंट ds। एरिया एलिमेंट ds माना है, अच्छा ds थी। अब यहाँ डायरेक्शन देखिए जी, ये हमारा क्या हुआ, एरिया एलिमेंट, और तीसरे हो रहा है ये नॉर्मल टू दी सरफेस, ये हमारा एरिया आ गया, एरिया की डायरेक्शन आई है। इट मीन्स थीटा कितना हो रहा है यहाँ 0 डिग्री। सिमिलरली यदि यहाँ मैं एरिया एलिमेंट मानूँ दूसरा, यहाँ भी थीटा कितना आएगा, ई और ए में 0, यहाँ भी हमारा जो एरिया एलिमेंट आएगा वो, इट मीन्स ई एंड ए बोथ आर पैरेलल, बोथ आर पैरेलल। ई और ए में जो हमारा किसी भी पॉइंट पे, यदि मैं ऐसे पॉइंट लेता हूं, ये हमारा ई हुआ, यहां एरिया एलिमेंट लिया जाएगा, और एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर जब लेंगे हम, एरिया की वेक्टर नॉर्मल होती है ना सरफेस के, तो हमारे पास ई और ए बोथ आर पैरेलल आएंगे, बोथ आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है। इट मींस सारे ही सरफेस पे थीटा कितना है 0 है। यस, कंसीडर एन एरिया एलिमेंट ds, द एरिया वेक्टर ds ही नाम रख दिया मैंने इसको, एरिया वेक्टर ds, एरिया वेक्टर ds वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस, normal to the surface, normal to the surface, and theta is 0 for the whole surface, for the whole surface। yes, चलो जी, फर्स्ट वन, अब ये निकालिए, ई डॉट डी एस निकालना है हमें, ई क्लॉज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज, इसका क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स निकालना है। वो कैसे निकालना था याद कीजिए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ई डी एस क्रॉस 0, ई डी एस क्रॉस ऑफ 0। फिर क्या हुआ, ई इज यूनिफॉर्म एट एवरी, क्योंकि ये भी आर दूर है, यहाँ भी आर दूर है, यहाँ भी जितने भी एरिया में एलिमेंट बनेंगे सब आर दूरी पर होंगे। ई इज यूनिफॉर्म, इसलिए ई किससे बाहर आ गया, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, और अंदर बचा ds। cos 0 कितना होता है 1, ये इसीलिए ये भी हमारी पिक्चर से चला गया। तो अब हमारे पास जो वो आया है, हमने जो एक क्लोज सरफेस माना है, और उसका जो ये जो है, ये क्या चीज़ है ये भाई, ये इसकी फाई है, फ्लक्स फाई। यस, ये हमारी गॉस लॉ ने फ्लक्स बताया हुआ है। तो हमारा जो फ्लक्स आया वो आया ई इंटू क्लॉज इंटीग्रल ऑफ ds, और ई की वैल्यू तो हमारे पास है। यस, कितनी है भाई बताइए, यस 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर एंड क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। अब इसका मतलब ये हुआ कि सारे एरिया, ds क्या है भाई, एरिया, किसका, एरिया एलिमेंट पहले का। क्लोज इंटीग्रल का मतलब क्या है कि पहले वाले का एरिया और दूसरे वाले का एरिया, तीसरे वाले का एरिया, सारों का जोड़ है ये जो चीज़ है ना, ये अंदर क्या है, ये एरिया है किसका, पहले एलिमेंट का। इसका मतलब है ds1 जमा ds2 जमा ds3 ds, इसका ये मतलब होता है। यदि इसका ये मतलब है तो इसका मतलब यदि इसमें ऐसे ऐसे एरिया एलिमेंट 100 बने हैं तो ये ऐसे ऐसे 100 टर्म है। यदि इसमें यहाँ फिर यहाँ इतने एरिया एलिमेंट माने जाएंगे तो पूरा का पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा। यस, इसका मतलब ये चीज़ जो होती है यह सरफेस एरिया ऑफ दी स्फीयर के बराबर होती है। सारा धीरे धीरे सारा ही तो स्फीयर हो जाएगा। ये एरिया एलिमेंट, यहाँ एरिया एलिमेंट, ये सारा स्फीयर हो जाएगा। सारा सरफेस एरिया ऑफ दी स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो बताइए कितना होता है वो। अब ये हो रहा है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू ds का इंटीग्रेशन। सारे एरिया एलिमेंट आपस में जुड़ के क्लोज स्फीयर का सरफेस बना देंगे और उसका वो हो रहा है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये देखिए 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई और आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा और हमारे पास जो फाई की वैल्यू आई है वो आई है, ये थी फाई की वैल्यू थी हमारी क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds और वो आई हमारी Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स चार्ज इनसाइड दी क्लोज्ड सरफेस डिवाइड बाय हमारी क्या आई है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हमने ये देख लिया, ये देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, ये प्रूफ हो रहा है, ये हमारा प्रूफ हो रहा है कि गॉस लॉ तो हमने वही एक क्लोज सरफेस लिया है। क्लोज सरफेस का हमने अपने मेथड से, जो हमने कल जो मेथड पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, उस मेथड से निकाला, हमारा इतना आया है। और यही हमें गॉस ने बताया था कि अब आपने ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास कोई क्लोज सरफेस है तो आप उसका चार्ज देखिए, जितने उसमें चार्ज हैं, उसके अंदर जितने चार्ज हैं उन सभी को देखिए आप एक बार और उन सबको जोड़िए और देन डिवाइड बाय द एप्सिलॉन 0 एंड यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमारी गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं। पहले मैं ना एक वो बनाता हूँ, क्लोज सरफेस बनाता हूँ। यस, मैंने बनाया, ये क्लोज सरफेस है और इसमें चार्ज है Q, बताइए इसका फ्लक्स कितना बनेगा। मैंने मान लिया भाई, हम नहीं बताते, हमने ये 5। दूसरा एक क्लोज सरफेस और बनाता हूं मैं, यस, और इसमें जो चार्ज है ये Q है, इसका जो फ्लक्स आएगा वो आएगा 5 उसके बाद एक और मैं क्लोज ही सरफेस बनाता हूँ, ये नॉन प्लेनर है और इसमें चार्ज है Q और फ्लक्स है हमारा 5 एज पर गॉस लॉ। तो हमारा जो फ्लक्स होता है हमेशा वो डिपेंड होता है चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यस, होता यही होता है ना, गॉस लॉ ने यही बताया। अब इसका मतलब ये हुआ कि φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू φ3। यस, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन दी या इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द क्लोज्ड सरफेस। यस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स of a closed surface
is independent of the shape of the closed surface। कोई सा closed surface हो, उसकी शेप चाहे जैसी हो, एज पर डॉस ला फ्लक्स उतना ही रहेगा, क्योंकि सब में हमने क्या दिया, सब में सेम चार्ज पुट दिया है। जब सभी में चार्ज उतना ही है, सभी तो एप्सिलॉन से डिवाइड हो रहा, तो हमने यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन बना ली। एक ऑब्जर्वेशन आई हमारे पास कि हमारे पास जो फ्लक्स है किसी भी क्लॉज सरफेस से जुड़ा हुआ, वह क्लॉज सरफेस की किससे जो शेप है उससे इंडिपेंडेंट होता है, उससे इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा हमने ये बताया कि हमारे पास एक क्लॉज सरफेस है, ये रहा हमारा क्लॉज सरफेस। इसमें यहाँ एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तीसरा चार्ज है Q3, यहाँ एक चार्ज है Q4, यहाँ एक चार्ज है Q5। अब यदि मैं इस क्लॉज सरफेस का फ्लक्स निकालता हूं तो फ्लक्स कैसे आता है? फ्लक्स होता है चार्ज, टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो टोटल चार्ज कितना आएगा? टोटल चार्ज हमने सिर्फ वो लेना है, सरफेस के बाहर भी चार्ज है, हमने बाहर वाले नहीं लेने हैं। द टोटल चार्ज एंड क्लोज्ड विद इन दी क्लोज्ड सरफेस। तो हमारे पास टोटल चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन। यस, इसका मतलब ये हुआ कि जब टोटल चार्ज निकाला जाएगा तो जो आउटसाइड जो चार्ज हैं वो इंक्लूड नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ ओनली इनसाइड चार्जेस are included while calculating इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन की जाएगी तो सिर्फ जो चार्ज हैं, जो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज हैं वो लेने हैं, यदि जो बाहर वाले चार्ज हैं वो नहीं लेने हैं। जो थर्ड पॉइंट है हमें जो बताता है, हमें थर्ड पॉइंट एक और रोज थ्योरम की ऑब्जर्वेशन से पता चला कि मान लो हमारे पास ये एक सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस, ये ट्यूब है। हो सकता है मेरे से इसकी सारी साइडें बराबर ना बनी हो, पर ट्यूब की सारी साइडें बराबर होती हैं। यस, अब इसका कितने सिमेट्रिकल फेसेस, कितने इसके सीट्स हैं, मैंने ये मान लिया ये इसका पहला फेस है। यस, इट इज S1, सिमिलरली इट इज S2। इसी तरह से सिमेट्रिकल फेसेस कितने हैं? सिमेट्रिकल फेसेस कितने हैं? सिमेट्रिकल फेसेस 6। इसमें चार्ज मान लिया हमने Q है, चार्ज इसमें कितना है? एनक्लोज्ड Q। और इसका फ्लक्स कितना बनेगा? नेट फ्लक्स कितना आएगा इसके ऊपर? यस, Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन। ये आएगा ना रोज थ्योरम, ये कहती है कि यदि ट्यूब के अंदर चार्ज इतना है तो फ्लक्स इतना आएगा। यस, ये रोज थ्योरम कहती है। अब हमारे पास जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है, दो ऑब्जर्वेशन तो ये ली हमने, हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन हमें कहती है कि यदि किसी हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस में जो सिमेट्रिकल फेसेज हैं वो n हो, और n कितने हमारे पास यहाँ 6 हो, तो ये बताओ कि उनमें से सिर्फ वन फेस को कितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स मिलेगा? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दी वन फेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दी वन फेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन फेस। और ये कितना होगा? ये जितना सबका नहीं हुआ था, सारोरा कितना आया था? इतना आया था। 6 फेस हो रहा इतना आया था, तो हमारा
8 फेस था कितना आएगा 1/6 इंटू 5 नेट, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/6 Q/ε0। अब इसका मतलब ये हुआ कि यदि सारे जो फेस हैं किसी भी क्लोज सरफेस के जितने सिमेट्रिकल फेसेस हैं उनमें वो बराबर बराबर बंट जाता है। देखिए यहाँ 6 फेसेस थे ना, अच्छा यदि इसमें n होते तो हमारा 8 सरफेस का जो हमारा वो आता 1/n 5 नेट, यस, फिर ये आता हमारा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इफ ए क्लोज सरफेस है ना unsymmetrical surfaces, if a closed surface has unsymmetrical faces, यदि उसके पास unsymmetrical faces हैं, then electric flux for the electric flux related to one symmetrical phase, एक फेज से कितना रिलेटेड हो रहा, उसके हिस्से में कितना आएगा, इज कितना आएगा 5, यहां लिखा मैंने फर्स्ट, या 1 भी लिख सकते हैं हम भाई, 1 के हिस्से में कितना आएगा, यस, कितना आएगा 1/n, क्योंकि n फेसिस हैं, और यहाँ लिख दिया हमने 5 नेट या टोटल, कि 5 टोटल रो 1/n जितने उसमें फेसिस हैं उससे डिवाइड कर दिया जाएगा हर के हिस्से में। इसका मतलब बराबर बराबर आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि बराबर आएगा। उसमें फेसिस यदि 4 हैं तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, और यदि 6 फेसिस हैं ट्यूब की तरह तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा ये भी रखना है कि जब फ्लक्स इनवर्ड होता है, फ्लक्स जो इनवर्ड फ्लक्स होता है उसको हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ये न्यूमेरिकल में काम आती है चीज़ हमें, और जो आउटवर्ड फ्लक्स होता है, बाहर जाता हुआ जो फ्लक्स है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट दी डॉस थ्योरम, इट्स ऑल अबाउट दी डॉस थ्योरम। इस डॉस थ्योरम में हमने इस अब अलग अलग हमारे पास सरफेस आएंगे जहाँ चार्ज हो रहा, और जो हम डॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, डॉस थ्योरम से सॉल्यूशन निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे हम इससे, और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास एक मेथड हमने जो बनाया है डॉस थ्योरम को अडॉप्ट जब किया है, तो हमारे पास एक सरफेस होते हैं, इमेजिनरी सरफेस होते हैं, और उन सरफेस का नाम है, अब उनके बारे में चर्चा वैसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम, उनका नाम है गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस बड़े इंपॉर्टेंट, यस, इमेजिनरी ये कंसेप्ट है, पर डॉस थ्योरम की मैथमेटिकली इंटरप्रिटेशन के लिए, मैथमेटिकल रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस अज्यूम करने पड़ते हैं, मानने पड़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि गॉसियन सरफेस क्या होते हैं, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि डॉस थ्योरम से किसी भी उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मैथोडोलॉजी क्या है। तो आज हमने पढ़ा डॉस थ्योरम क्या है, और डॉस थ्योरम से फ्लक्स कैसे निकाला जाता है, क्या उसकी स्टेटमेंट है, क्या उसका प्रूफ है, और उसके बाद हमने डॉस थ्योरम की से 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी निकाली हैं। पहली ऑब्जर्वेशन हमारी बोल रही थी, क्या बोल रही थी हमारी, कि वह इंडिपेंडेंट होता है शेप से, क्लोज सरफेस से। दूसरा था कि यदि फ्लक्स निकाला जाएगा तो फ्लक्स में सिर्फ जब चार्जेस को ऐड किया जाता है तो सिर्फ इनसाइड जो चार्जेस हैं हमारे उन्हीं को ऐड करना है। और थर्ड वन में हमने ये बताया है कि क्लोज सरफेस में जितने भी सिमेट्रिकल फेसेस होते हैं उन सब में जो हमारा फ्लक्स होता है वह बराबर बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड at last I want to say it's all about the Gauss theorem. Okay, thank you.